हिमालय की गोद में एक सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसे हम सब माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। पर्वतारोहियों के लिए वो आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। एवरेस्ट पर जाने के दो रास्ते हैं, एक नेपाल से जाता है और दूसरा तिब्बत से। बहुत से लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं और कुछ को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ज्यादातर नेपाल के रास्ते सैकड़ों की संख्या में पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, वो भी ग्रीष्म ऋतु में जिनमें नौसिखिए ज्यादा होते हैं, जो नेपाली शेरपाओं की मदद से चढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल पर्वतारोही शरद ऋतु में ही चढ़ाई करते हैं, जिससे कि भीड़ से होने वाली परेशानियों से वो बच सके। लेकिन पिछले कुछ सालों से तो लोग अधिक लापता होने लगे थे। ज्यादातर ऐसा शीत ऋतु के समय होता था, क्योंकि उस समय पर्वतारोही भी कम होते थे, जिस कारण उनके बारे में पता नहीं चल पाता था। अंजलि को भी पर्वतारोहण का बहुत शौक था, इसीलिए उसने इसकी ट्रेनिंग लेकर कई छोटे बड़े पर्वतों को फतह भी कर चुकी थी। उसकी भी ख्वाहिश एक दिन एवरेस्ट फतह करने की थी, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से थी। इतना खर्चा उठाना उसके लिए किसी भी तरह आसान नहीं था। लेकिन एक दिन उसको फौज से पत्र प्राप्त हुआ। अंजलि ने पहले फौज ने नौकरी के लिए खेल के पर्वतारोहण कोटे से फॉर्म भरा था और लिखित और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुई थी, जिसका इंटरव्यू भी वो दे आई थी। बस इंतजार तो था रिजल्ट का। इस पत्र में यही सूचना थी कि अब उसको अगले महीने ही यूनिट ज्वाइन करनी है। वो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसको मनचाहा काम जो मिल रहा था, उसकी पोस्टिंग पहाड़ों में ही होनी थी और यही तो वो चाहती थी। जल्द ही 1 महीना भी बीत गया और अंजलि ने उत्तराखंड में अपनी बटालियन ज्वाइन कर ली। लेकिन उसको अपने एडवेंचर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आर्मी का एक 15 सदस्यों का पर्वतारोही दल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जा रहा था। अंजलि को भी उस दल का सदस्य चुना गया था। अपने दल में वो अकेली लड़की थी, और वो भी कम उम्र की सबसे जूनियर सिपाही। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब उनका दल काठमांडू के लिए रवाना हुआ। काठमांडू पहुंच वो बेस कैंप के लिए रवाना हो गए। बेस कैंप भी काफी ऊंचाई पर था। वहां इस समय काफी ठंड थी, और वैसे भी वो शरद ऋतु के समय वहां आए थे, इस कारण कुछ ज्यादा ही ठंड थी वहां। आते ही सभी ने अपने अपने टेंट लगाने शुरू कर दिए। उनकी 15 सदस्यों के दल में 12 पर्वतारोही और 3 सहायक थे, जिनका काम बेस कैंप में रहकर मौसम पर नजर रखना और उनको जानकारी देना था। अब सभी को बेस कैंप में 40 दिन रहकर अपने आप को मौसम के अनुकूल करना था, जिनका काम बेस कैंप में रहकर मौसम पर नजर रखना और उनको जानकारी देना था। अब सभी को बेस कैंप में 40 दिन रहकर अपने आप को मौसम के अनुकूल करना था। सहायता के लिए उन्होंने 2 नेपाली शेरपाओं को भी बुलवा लिया था। अधिकतर शेरपाओं की कमाई का साधन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने आए हुए पर्वतारोही ही होते हैं। यहाँ तक कि नेपाल सरकार की अधिकतर आमदनी भी इन अभियानों से ही होती है। प्रति पर्वतारोही लाखों रुपए का पंजीकरण होता है, तभी अनुमति मिलती है चढ़ाई करने की। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और दल के सभी सदस्य वातावरण के अनुकूल होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। चढ़ाई के लिए 2 दल बनाए गए थे। प्रत्येक दल में 6 पर्वतारोही और 1 शेरपा था। मौसम विभाग ने 3 सदस्य थे, जिनमें एक सीनियर अफसर और 2 उनके सहायक थे। पहले जाने वाले दल की अगुवाई मेजर रणजीत सिंह कर रहे थे और दूसरे दल की अगुवाई मेजर सिद्धार्थ कर रहे थे। अंजलि दूसरे दल का हिस्सा थी। पहले दल को 2 दिन बाद निकलना था और दूसरे दल को उनके आने के पश्चात निकलना था। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले सप्ताह मौसम साफ रहेगा, इसलिए पहले दल को जाने की अनुमति दे दी गई। पहले दल को रवाना हुए 4 दिन बीते थे। वो लगभग 22,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन उसी दिन उनसे संपर्क टूट गया। दल के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। इस खबर से बेस कैंप में मौजूद सभी लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। दूसरे दल को हालांकि पहले दल के वापस आने के बाद जाना था, लेकिन अब उनको बचाव दल के रूप में भी भेजा जा रहा था। अब वो एवरेस्ट फतह करने के साथ साथ आने साथियों को बचाने भी जा रहे थे। मौसम वैज्ञानिकों की परमिशन के बाद दूसरा दल मेजर सिद्धार्थ की अगुवाई में रवाना हो गया। अब उनको बस इतना पता था कि 22,000 फुट की ऊंचाई पर उनके साथी लापता हुए थे। उन्हें निकले अभी कुछ घंटे हुए थे कि बेस कैंप में रेडियो पर किसी का मैसेज प्राप्त हुआ। जैसे ही आवाज थोड़ी साफ सुनाई दी तो पता चला वो पहले दल का शेरपा राम प्रसाद था। वो बस इतना ही कह पाया, वो गुफा में बचाओ। लेकिन तभी उनका संपर्क उससे टूट गया। उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई। उन्होंने मेजर सिद्धार्थ को रेडियो पर मैसेज भेज दिया कि पहले दल का शेरपा अभी जीवित है और वो किसी गुफा की बात कर रहा था।
दूसरा दल सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उन्हें कई छोटी बड़ी और गहरी दरारों को पार करना पड़ा। इनको भी पार करना आसान नहीं होता। पहले सीढ़ियों को आपस में जोड़ा जाता है, फिर बैलेंस बनाकर पार किया जाता है। एक हवा का तेज झोंका भी उनको कई 100 फीट गहरी खाई में गिरा सकता है। दिए गए चित्र में आप देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार मार्ग में आए कई दरें पार करके और बर्फीले तूफानों से बचते हुए वो सभी खुम्बू आइसफॉल पर पहुंच गए, जो कि 17,999 फुट की हाइट पर स्थित था। इस खुम्बू आइसफॉल को पार करना भी इतना आसान नहीं थी। इसको पार करने में भी काफी समय लगता है। यहाँ बर्फ भी पिघलती रहती है, जिससे बर्फीले तूफानों के आने की संभावना भी ज्यादा होती है। खुम्बू आइसफॉल को नीचे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ उनको एक भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा था। जब तूफान थमा तो कुछ लोग तो जैसे बर्फ में जम ही गए थे। उनको ढूंढने में भी काफी समय लग गया। किसी तरह से उन्होंने खुम्बू आइसफॉल पार कर लिया। सभी सही सलामत आगे बढ़ चुके थे। उनको 4 दिन बीत चुके थे और वो अब उस स्थान पर पहुंचने वाले थे जहां पहला दल लापता हुए थे। अब वो 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे। वहां आकर उन्होंने सबसे पहले शेरपा राम प्रसाद को अलग अलग होकर ढूंढने का प्रयास करने लगे। अंजलि ने एक चट्टान के पीछे कुछ हिलता हुआ देखा। जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंची, तभी उस पर चट्टान पर से कोई छोटा सा जीव कूदा। उसको इस तरह से अपने ऊपर कूदता देख वो डर के मारे चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर सभी उसके पास दौड़े चके आए। मेजर सिद्धार्थ ने उसके ऊपर एक छोटा मगर डरावना जीव देखा तो उन्होंने उसको कहा, हिलो मत, अगर हिली तो यह तुम्हें काट सकता है। फिर उन्होंने अपने एक डंडे से उसको अंजलि के ऊपर से हटाकर दूर फेंक दिया। अंजलि ने पूछा, ये क्या था? सिद्धार्थ बोले, ये एक जंपिंग मकड़ा था, काफी जहरीला होता है। ये इसी इलाके में पाया जाता है। आपको जंपिंग मकड़े की तस्वीर दी गई है। अब सभी उस चट्टान के पीछे पहुंचे तो वहां शेरपा राम प्रसाद बेहोश पड़ा मिला। शायद अधिक ठंड के कारण वो बेहोश हो गया था। फिर उन्होंने बेस कैंप में रेडियो संदेश दे दिया कि उनको शेरपा मिल गया है और जल्द ही एक चॉपर भेज दे। उसको होश में लाने का प्रयास किया। उसको अभी होश नहीं आ पाया। मेजर सिद्धार्थ ने अपने एक सिपाही को उसके साथ वहीं रुकने और उसी के साथ वापस जाने के लिए कहा। उन दोनों को वहीं छोड़ बाकी सब अपने और साथियों को ढूंढने लगे। लगभग 2 घंटे के बाद चॉपर आकर उनको वापस ले गया। साथियों को ढूंढते ढूंढते वहीं रात हो गई तो मेजर सिद्धार्थ ने कहा कि वे यहीं अपना कैंप लगाएंगे। फिर सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए। मध्य रात्रि का समय हो रहा था। सभी अपने अपने टेंट में सो चुके थे। अंजलि को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपने टेंट में टॉर्च की रोशनी कर ली थी। अचानक ही उसको अपने टेंट के पास कोई साया से नजर आया। उसने तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर दी, क्योंकि बाहर रात में बहुत ठंड थी, इसलिए उसको लगा कि यह कोई उनका अपना साथी तो नहीं हो सकता। वो काफी डर सी गई। थोड़ी देर बाद ही अचानक से बाहर शोरगुल सुनाई दिया। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसके सभी साथी टेंट से बाहर निकल चुके थे। वो भी बाहर गई तो वहां जाकर उसको पता चला कि उनका एक साथी कैंप से लापता हो गया है। एक टेंट में 2 व्यक्ति थे और वो जिस टेंट में था उसके साथी ने बताया कि वो बाहर शायद मूत्र त्याग के लिए गया था। फिर थोड़ी देर बाद ही अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन जब तक हम बाहर निकले वो गायब था। अंजलि ने भी बताया कि वो अभी सो नहीं पाई थी, इसलिए बस थोड़ी देर पहले उसने भी अपने टेंट के बाहर एक साया देखा था। फिर उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी। उसके बाद यह सब हो गया। अभी रात्रि के 3 बजे थे। मेजर सिद्धार्थ ने कहा कि यहां कुछ गड़बड़ है, हमें सावधान रहना होगा। अब हमें रात को सोना नहीं है, बस सुबह होने तक जागे रहना है। फिर हम अपने सभी साथियों को खोजेंगे। शायद इसी तरह पहले दल के सदस्य भी लापता हुए हैं। सुबह उजाला होते ही सबसे पहले अंजलि उठी। अंजलि को अपने टेंट के आसपास की जगह पर कुछ बड़े बड़े पदचिन्ह देखे। ये किसी इंसान के पदचिन्ह तो नहीं थे। फिर ऐसे ही निशान उसको और भी नजर आए। उसने यह निशान मेजर सिद्धार्थ को दिखाए। फिर वो सभी उन पदचिन्हों का पीछा करने लगे। उन पदचिन्हों का पीछा करते करते वो सभी काफी दूर आ गए। फिर उन्हें वो पदचिन्ह सामने ही एक गुफा तक जाते दिखे। वो एक बड़ी सी बर्फीली गुफा थी। उसको देख सभी के मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। मेजर सिद्धार्थ ने कहा, सभी सावधानी पूर्वक अंदर चलेंगे। लेकिन उन्होंने अंजलि को शेरपा घनश्याम के साथ बाहर रुकने के लिए कहा, अगर हम 1 घंटे में बाहर ना आ पाए तो तुम यहां से वापस बेस कैंप चले जाना। फिर खुद अपने 2 और साथियों के साथ गुफा के अंदर चले गए। उनको गए हुए 1 घंटा व्यतीत हो चुका था, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आए। अब अंजलि को एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने का अपना सपना धूमिल होता दिख रहा था। उसको अब बिना सबमिट किए वापस जाना पड़ेगा। अब अंजलि एक दौराहे पर आ चुकी थी।
एक तरफ अपने कमांडर का आर्डर मानकर उसको वापस चले जाना था, दूसरी ओर गुफा में जाकर अपने साथियों को ढूंढकर अपना एवरेस्ट सबमिट पूरा करना था। अंजलि ने शेरपा से कहा, तुम वापस चले जाओ, मैं अंदर जा रही हूं। शेरपा घनश्याम बोला, मेम साहब, आपको अकेले खतरे में भेजने से तो अच्छा है मैं जाऊं अंदर। अगर हमारे होते आपको कुछ भी हुआ तो लानत है मुझ पर। फिर दोनों एक साथ उस बर्फीली गुफा के अंदर गए। गुफा काफी लंबी थी। 10 मिनट तक वो धीरे धीरे अंदर चलते चले गए। शेरपा आगे चल रहा था और अंजलि उससे 25 कदम पीछे चल रही थी। अगर किसी ने छिपकर भी हमला किया तो दोनों में से एक सुरक्षित होगा। उनका अंदेशा सही था। अंजलि ने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि किसी ने पीछे से शेरपा के सिर पर हमला कर दिया। फिर अंजलि ने भी अपनी क्लाइंबिंग करने वाली कुदाल से उस पर हमला कर दिया। वो कोई बड़ा सा जीव था जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। अंजलि के अचानक वार से वो घबराहट में एक ओर को भाग गया। शेरपा को थोड़ी चोट लगी थी, फिर भी वो खड़ा हो गया। दोनों कुछ और अंदर गए तो उनको अपने तीनों साथियों के साथ एक अन्य व्यक्ति जो पहले दल से था एक जगह बेहोश मिले। उन्होंने उनको होश में लाने का प्रयास किया। तभी फिर से पीछे से उसी जीव ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन शेरपा इस बार सतर्क खड़ा था। उसने उसके वार को रोका और उस पर अपनी कुदाल से हमला कर दिया। तभी मेजर सिद्धार्थ और बाकी लोगों को भी होश आ गया। फिर सभी के एक साथ हमले से वो भाग खड़ा हुआ। मेजर सिद्धार्थ ने कहा कि हमें यहां से बाहर निकलना होगा। अंजलि बोली, लेकिन सर, हमारे और साथी कहां गए? वो बोले, पहले बाहर चलते हैं, फिर बात करेंगे। वो सभी बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा वो जीव वहां आस पास नहीं था। फिर सिद्धार्थ ने कहा, पहले हमें यहां से दूर जाना होगा वारना, वो फिर आ जाएगा। वो अपने अभियान पर आगे चल दिए। वहां से बहुत दूर आने के बाद मेजर सिद्धार्थ ने एक जगह रुककर अंजलि को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मेजर सिद्धार्थ ने कहा, हम जब अंदर आए तो काफी अंदर जाने के बाद हमने पहले दल के एक सिपाही दीपक को यहां पाया। उसने हमें बताया कि रात में वो सभी वहां रुके थे जिस जगह हम रुके हुए थे। रात में उनके 2 साथियों ऐसे ही लापता हो गए थे, लेकिन शेरपा राम प्रसाद उस समय बाहर ही था। लेकिन एक चट्टान की ओट में होने के कारण उस जीव ने उसको नहीं देखा, पर राम प्रसाद ने जीव को देख लिया था। उसको देखकर वो डर कर वहीं चट्टान के पीछे छुप गया और सुबह तक वहीं छुपा रहा। फिर सुबह सभी अपने साथियों को ढूंढने चले गए। उन्हें लगा शेरपा राम प्रसाद भी लापता है, लेकिन शेरपा उनके पीछे पीछे गया था। वो एक यति था, जो कि किस्से कहानियों में ही होता है। यति को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि ग्रीष्मकालीन सत्र में यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए वो डर के कारण बाहर हर नहीं आता है। और बहुत से लोग मारे जाते हैं या लापता हो जाते हैं तो वो यहाँ पड़ी हुई लाशों को ले जाकर खाता है। लेकिन इन दिनों कम ही लोग होते हैं, तो वो ऐसे ही सोते हुए लोगों पर वार करके उन्हें उठा ले जाता है। हमें दीपक से पता चला कि वो भी गुफा में चले गए थे, लेकिन शेरपा बाहर रुककर उनका इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों तक पहुंचे तो उन सभी पर पीछे से यति ने हमला कर दिया। अंधेरे और अचानक हुए हमले के कारण वो सभी बेहोश हो गए। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसको होश तब आया जब हम आए। बस मेरी दीपक से इतनी ही बात हुई थी कि तभी हम पर भी पीछे से हमला कर दिया। फिर तुम अंदर आ ही गई थी। लगता है सिपाही दीपक को छोड़ बाकी लोगों को वो खा चुका है। अगर और समय बीत जाता तो शायद यह भी जीवित नहीं बचता और शेरपा वहीं से अकेला वापस आया होगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें बाहर जाने को कहा था, तुम अंदर क्यों आ गई? अंजलि बोली, सर, मैं एक सिपाही हूं, अपने साथियों को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूं? मेजर सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम आज ना आती तो हम सभी जीवित नहीं बचते। उन्होंने बेस कैंप में भी पहले और अपने दल के साथ हुई घटना की जानकारी दे दी थी। उधर बेस कैंप पहुंचकर शेरपा राम प्रसाद ने भी सारी घटना बयां कर दी। उसने बताया कि जब सभी गुफा से वापस नहीं आए तो उसने बेस कैंप से संपर्क कर सब बताने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क कट गया। फिर वो यति बाहर आया। शेरपा छुपा हुआ था। उसके वापस अंदर जाते ही वो भागकर वापस वहीं उसी चट्टान के पीछे छिपे गया जहां वो रात में छिपा था। बस वहीं 4 दिन पड़े पड़े वो जम सा गया था। फिर वो सभी अपने अभियान के लिए आगे निकल गए। उनको अभी एवरेस्ट भी तो फतेह करना था। अंजलि के कारण ही वहां पहुंचने में सफल हुए थे। वारना कब के उस रहस्यमयी बर्फीली गुफा में यति का भोजन बन चुके होते। शिखर पर अंजलि ने सभी के साथ मिलकर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। वहां से उन्होंने बेस कैंप को अपनी सफलता की सूचना दे दी। फिर वो सभी जिस प्रकार आए थी वैसे ही वापस उतरकर बेस कैंप पहुंच गए। सभी सकुशल वापसी बेस कैंप आ गए। वारना शिखर तक पहुंचने वाले 10 लोगों में से एक वापस नहीं आ पाता। कुछ लोग तो वापसी उतरने में ही मारे जाते हैं। बेस कैंप से उन्होंने वापसी की राह पकड़ ली।
रहस्यमयी ढंग से माउंट एवरेस्ट पर लोगों के लापता होने का कारण सबको पता चल चुका था और किस्से और कहानियों में होने वाले यति की हकीकत भी सभी को पता चल चुकी थी। भारतीय फौजियों और शेरपाओं ने यति को अपनी आंखों से देखा था। वापस बटालियन आने के बाद अंजलि को उसके शौर्य जनित कार्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कोई शब्दों में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें माफ करिएगा दोस्त। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।